बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। फिर सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। हुकूमत को बड़ा धचका लगा है, 23 के करीब विकटें गिरने वाली हैं। ये माजरा क्या है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त में। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फुल बेंच तश्कील दे दिया गया, 6 जजेस इमरान खान के हक में बोल पड़े और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। और दूसरी तरफ से कुछ कागजात इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अब काजी साहब मखसूस नशिस्तों के ऊपर क्या फ़ैसला देने जा रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, पहले माफ़ी फिर मुज़ाकरात, ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्यों किया गया और इस्टेब्लिशमेंट का डंडा और इत्तेहादी सहम गए, ये माजरा क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और चीन की सिक्योरिटी के हवाले से उमर अयूब साहब ने अपने खदशात का इजहार किया, और अपोजिशन जमातें चीन की सिक्योरिटी को लेकर इस वक्त क्या पोजीशन लिए हुए हैं, और अब कब्रों पर भी टैक्स लगेगा, इसकी मुकम्मल कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। यानी पाकिस्तान में अब मरना भी शायद इतना आसान नहीं है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी फतह है जी, और 24 जून को इंतहाई अहम समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते की कॉज लिस्ट जो है वो जारी आखिरकार कर दी है। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करने जा रहा है। समाअत 24 और 25 जून को होगी, यानी 2 रोज़ ये समाअत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर 2 दिन का वक्त दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल सदीकी के दलाइल तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने आधा घंटा मज़ीद दलाइल देना है, फिर सलमान अकरम राजा की बारी आएगी, वो भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से दलाइल देंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि ये लाहौर हाई कोर्ट गए थे बल्ले के निशान के हवाले से, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा ये की थी कि जनाब हमें आज़ाद ना लिखा जाए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कम अज़ कम नाम ही हमारे कागजात के ऊपर लिखने की इजाज़त दे दी जाए। और व्यूअर्स, इसके बाद अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो दलाइल देंगे। अब तक की समाअत में क्या हुआ, आपकी मेमोरीज़ को ज़रा रिफ़्रेश में कर दूं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलने वाला है अगर ये फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ना आया। तो यकीनन ये जो आइनी तरमीम की बार बार बात कर रहे हैं ना, ये काजी साहब को एक्सटेंशन भी मिल जाएगी, इनके साथ साथ एक और साहब है उनको भी मिल जाएगी, और फिर पाकिस्तान में एक दरवाज़ा खुल जाएगा लाकानूनियत का और आइन शिकनी का, और आप आइन में तरमीम करके वो कुछ करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों और पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती, यानी वो सियासी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं। व्यूअर्स, अब तक की समाअत में जस्टिस मुनीब समेत मुख्तलिफ जजेस ने चीफ जस्टिस के बल्ला छीनने के फैसले के खिलाफ रिमार्क्स दिए, चूँकि ये मखसूस नशिस्तें वापस लेने का मामला वहीं से शुरू हुआ। अगर बल्ला ना छीना जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमा कराई गई लिस्ट के मुताबिक उन्हें सीटें दे दी जाती। दूसरा मामला ये सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कागजात नामजदगी पर बतौर सियासी जमात तस्लीम नहीं किया गया। इसके खिलाफ सलमान अकरम राजा लाहौर हाई कोर्ट गए, लेकिन उनके खिलाफ फैसला आया, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और उन्हें जानबूझकर गुमराह किया गया, और उन्होंने ये जो ट्रैप उनके हवाले से बिछाया गया था, इस ट्रैप के अंदर वो फंस गए। आने वाली समाअत इस हवाले से भी अहम है, क्योंकि इसमें बल्ला छीनने के फैसले का तफसील से जिक्र होगा। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई थी कि अगर बल्ला वापस लिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को कुछ नहीं होगा, लेकिन मखसूस नशिस्तें आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली। अब इलेक्शन कमीशन से यह भी सवाल होगा कि जनाब आपने कहा कुछ और, किया कुछ और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साजिश कर रहे थे और आपने सियासत की, और अब ये सियासत छुपने वाली नहीं है। चीफ जस्टिस पर अंदर से भी तमाम जजेस का दबाव है जी। जस्टिस अतर मिल्ला आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जमहूरियत पसंद है, उनके रिमार्क से लगता ये है कि वो काजी साहब के साथ इख्तलाफात जो उनके पहले फैसलों के ज़रिए नज़र आए, इसके अंदर भी इख्तलाफ करेंगे। अगर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलती हैं तो ऐसी सूरत में किसी भी आइनी तरमीम के लिए हुकूमती इत्तेहाद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान असम्बली की हमायत दरकार होगी, जिससे मुमकिन तौर पर मुल्क में सियासी तनाव शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली और सेनेट में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अदाद में ये जो नंबर्स हैं मुमकिन इजाफा होगा, हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और मुज़ाकरात का रास्ता भी हमवार हो सकता है।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये खेल खेला था, अगर ये फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया, क्योंकि ये मखसूस नशिस्तों का फैसला एक तरफ पाकिस्तान है, अवामी मैंडेट है, और दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद है जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ा किया गया, अगर उनके हक में फैसला आया, वो मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था आपने दूसरी जमातों में तकसीम कर दिया, अगर वापस इस फैसले को अपहेल्ड रखा जाता है तो ये पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश होगी, जिसमें वो तमाम जजेस शामिल होंगे। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है जो इस वक्त इस फुल बेंच के अंदर बैठे हुए हैं, और अगर उन्होंने ये फैसला बरकरार रखा तो ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ साजिश होगी, और इसमें ये तमाम जजेस शामिल होंगे जो हुकूमत के हक में फैसला देंगे। सेनेटर अली ज़फ़र इस हवाले से क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ जी, कि एक बात यकीनी है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को नहीं दी जा सकती। फैसला सिर्फ इस बात का होना है कि आया नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है या नहीं मिलनी। चूँकि आइनी तौर पर यह गैप रखा नहीं जा सकता और पार्लिमान का मुकम्मल होना ज़रूरी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं। इस फैसले का असर आपके जो केपी में है जी उस पर भी होगा। वहाँ पर नशिस्तों की बंदर बांट हुई, जिस वजह से सेनेट इलेक्शन रुका हुआ है। मखसूस नशिस्तें वापस हुई तो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भारी अक्सरियत हो जाएगी। केपी में सेनेट की 11 नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शन होने हैं। दूसरा असर जी पंजाब असम्बली पर पड़ेगा, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने वाली इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी जाएंगी। वो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएंगी। फैसल सदीकी जी इस हवाले से क्या कहते हैं, अगर हमारी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो इससे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली में 22 से 23 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत होगी। मैं भी आपको इसके साथ साथ ये भी खबर दे दूँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ कागजात जमा करवाए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गैर मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता मखसूस नशिस्तों का, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अहल नहीं है। ये जवाब जमा करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ नज़ियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बादशाह उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नज़ियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हुए और पीटीआई नज़ियाती के इंतखाबी निशान से दस्तबरदार होने के बाद उम्मीदवार आज़ाद करार पाए। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें ना देने का 4-1 से फैसला दिया, और पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में यह भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं, मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम मौजूद नहीं। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इजाफी दस्तावेजात जो हैं वो जमा करवा दिए हैं, और इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, जो कमल शोजब हैं उनकी जानिब से वकील सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी ये दस्तावेजात जमा करवाई हैं। इजाफी दस्तावेजात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के 2 कामयाब अरकान के नोटिफिकेशन भी लगाए गए। आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला भी दस्तावेजात में शामिल है। इजाफी दस्तावेजात में इलेक्शन कमीशन का आज़ाद अरकान से मुतल्लिक 2 फरवरी का फैसला भी लगाया गया है। अब देखना ये होगा कि 24 जून को पूरा फुल कोर्ट बैठा होगा, वो आइन के साथ खड़ा होता है या फिर पाकिस्तान में उन लोगों के साथ जो जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते, जो फ़र्द वाहिद की फस्तायत पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो आपके सामने हैं, और पूरी कौम की नज़रें इस फैसले पर लगी हुई हैं। देखना ये है कि जमहूरियत का जनाजा तो उठ ही चुका है, लेकिन जमहूरियत के इस जनाजे पर शनाइयाँ बनाई जाएंगी या फिर मातम होगा। वैसे मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से कुछ नई स्टेटमेंट्स जारी की, और एक तरफ इमरान खान ने पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात करूँगा और मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान के लिए होंगे, और महमूद खान अचकज़ई को जो मैंडेट दिया इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू भी की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सदर अलवी साहब जो हैं पाकिस्तान के साबिक सदर, कल कराची में मुजाहरे में शरीक हुए, तो एक सहाफ़ी ने जी उनसे सवाल किया कि आप आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। आरिफ अलवी साहब ने जी इसका जवाब दिया कि आइन के दायरे में रहना चाहता हूं, पहले बदमाशी से आइन पर जो कब्जा किया वो वापस करें तो फिर हम बात करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात की बजाय वक्त ले रही है, यानी जानबूझकर डिलिंग टैक्टिक्स अपना कर इमरान खान को मज़ीद जेल में रखने की बात हो रही है। मुज़ाकरात एक ऐसा खेल है जिसके पीछे डिलिंग टैक्टिक्स हैं,
اور مینڈیٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں طاقتور حلقے صرف 9 مئی کی جو ایپیسوڈ پاکستان کے اندر ہوا اس کے اوپر کیونکہ وہ کافی زیادہ سینسیٹیو ہے، وہ ہمیشہ سے کہتے رہے کہ آپ معافی مانگ لیں، ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر آپ کے تمام مقدمات جو ہیں انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ سوال کہ کیا حکومت مذاکرات کی بجائے وقت لے رہی ہے؟ علی محمد خان کی مذاکرات کے حوالے سے رائے جی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو مذاکرات کی باتیں کرتے ہوئے 4 ماہ ہو گئے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ محمود خان اجگزئی نے خود کو خان صاحب جو انہوں نے مینڈیٹ دیا اس مینڈیٹ کی بنیاد پر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا پیغام بھیجا، حکومت صرف وقت حاصل کر رہی ہے اور اس کے پیچھے اور کوئی منطق نہیں ہے۔ کیا حکومت واقعی سنجیدہ ہے؟ ویورز، حکومتی بیانات دیکھیں تو وہ خود سنجیدہ نہیں ہیں۔ کبھی رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف آرڈر دیں، ہم خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں گے، دوسرے دن وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف والے دہشت گرد ہیں۔ کبھی خرم دستگیر یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، پھر احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال جیل میں رکھو اگر ملک کی ترقی کرنی ہے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ 9 مئی والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ان متضاد بیانات کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو پائے اور ابھی تک نون لیگ کی اعلیٰ قیادت بھی اس حوالے سے پریشان ہے، یعنی سوچ بچار کر رہی ہے اور ان کے پاس بھی ایک مینڈیٹ نہیں ہے، یعنی صرف آپ سوچ سکتے ہیں، عمل کرنے کا اور مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ کوئی اتحاد ادھر ادھر نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا کیا کام کر گیا۔ جاوید لطیف صاحب جی ایک بار پھر منظر عام پر آئے اور انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ جاوید لطیف نے ایک بار پھر اپنی ہی جماعت پر اگر یہ کہا جائے تیر برسائے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حکومت کرنے کی فکر اس کو ہوتی ہے جس نے حکومت خود بنائی ہو۔ اب آپ لوگوں کو آرام ہے، یعنی آپ کے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ بھائی جان یہ حکومت ہم نے نہیں بنائی، یہ حکومت کسی اور نے بنائی، یہ حکومت کو چلانے والا کوئی اور ہے، اس حکومت کا خیال کسی اور کو آیا، اس حکومت کو بنانے والا کوئی اور ہے، ہم تو صرف حکم کے آگے اپنا سر جھکا کر اس حکومت کو چلا رہے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے ایک اور بات بھی یہ کہی کہ ہم تو حکومت بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، حکومت کرنے کا ہمیں کیا خوف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ جاوید لطیف کے مطابق شہباز شریف نے حکومت بنانے کا چیلنج قبول کیا اور اقتدار میں آئے۔ جس جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہ ہو اور وہ اپنی مدت کو پورا کیسے کرے گا، یعنی یہ ارینجمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ جاوید لطیف کے الفاظ ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، دونوں جماعتیں احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ کل میڈیا آپ کو شرمندہ کر رہا ہو۔ اتحادی جماعتیں حکومت کا حصہ بھی ہیں اور مزے بھی کر رہی ہیں، حکومت کا حصہ ہیں تو ناکامی کے بھی برابر کے آپ ذمہ دار ہیں۔ 2/3 اکثریت کے باوجود آزادانہ پالیسیز نہیں بنائی جاتی۔ بیساکھیوں پر کیسے ملک کو آپ چلا سکتے ہیں؟ جب تک یہ اسمبلی رہے گی کوئی اتحادی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، جنہوں نے ساتھ بٹھایا وہ آپ کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیں گے۔ 9 مئی گزرے، 1 برس بیت گیا، ابھی تک سزا نہیں ہوئی۔ عمران خان کی سہولت کاری موجود ہے، اس لیے سزا کبھی بھی نہیں ہو پائے گی۔ دیکھیں، میں جاوید لطیف کی اس سہولت کاری پر تو یقین نہیں رکھتا، لیکن ایک بات ہے کہ اگر واقعی ثبوت موجود ہیں تو پاکستان کی عدالتوں میں سر آپ جائیں، آپ چلے جائیں، آپ ان لوگوں کے خیر خواہ بن کر چلے جائیں جن کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ حکومت ان کی ہے، آپ ان کے وکیل بنیں، آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ ثبوت لے کر عمران خان کے خلاف عدالتوں میں چلے جائیں کہ جناب یہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے جس نے پاکستان کی ریاست کے خلاف سازش کی، پاکستان میں فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، دیر کس بات کی ہے؟ آپ نے شاید جاوید لطیف صاحب پچھلے 1 برس کے اندر پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، جو لوگ فزیکلی ان مقامات کے اوپر موجود تھے، جنہیں گرفتار کیا گیا، عدالتوں میں پروسیکیوشن ان کے خلاف بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہوئی۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ شخص جو قید میں تھا، آپ اسے کس طرح سے سزا دلوائیں گے؟ اور اگر کوئی ماسٹر مائنڈ تھا، کوئی ثبوت تو ہوں گے۔ کسی زوم میٹنگ کا جو یہ فیاض الحسن چوہان نے ایک دفعہ بات کہی کہ جناب ایک زوم میٹنگ ہوئی تھی، تو وہ زوم میٹنگ کا کوئی تو ثبوت موجود ہوگا، کہیں پر عمران خان کی آواز، کہیں پر عمران خان کی ویڈیو، کوئی پیغام جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ عمران خان واقعی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ ابھی تک پروسیکیوشن یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔